मैं अनुष्का 28 वर्षीय अंग्रेजी प्रोफेसर एक चहल पहल भरे कॉलेज के कोलाहल के बीच खड़ी थी। मेरा जीवन शिक्षा के कैनवस पर शब्दों और ज्ञान के जीवंत रंगों से बना एक चित्र था। फिर भी उत्सुक युवा दिमागों की तालियों के बीच मुझे एक अजीब सी खालीपन महसूस होती थी। एक ऐसे जुड़ाव की तड़प जो शब्दों की खनक और डेडलाइन की भागदौड़ में कहीं खो गई लगती थी। मेरे पति राजीव दुनियादारी के व्यक्ति थे, एक व्यस्त व्यवसायी जिनकी आंखों में प्यार भरी नजर के बजाय कॉरपोरेट गगनचुंबी इमारतों की चमक दिखाई देती थी। हमारी शादी एक प्राचीन ग्रंथ की तरह थी जिसमें धूल भरी थी और प्यार के उस जोशीले किस्से की भूले बिसरे फुसफुसाहटें थी जो कभी हमारी कहानी थी। जिम मेरी शांति, मेरी शरण स्थली थी, घर के संगमरमरी हॉल में समा गई उस ठंडक से बचने का सहारा। यही था वजनों की खनखनाहट और ट्रेडमिल पर स्नीकर्स की लयबद्ध थपथपाहट के बीच कि मैं आरव से मिली। वह 24 साल का था, एक जिम ट्रेनर जिसका शरीर स्वयं देवताओं द्वारा गढ़ा गया लगता था। उसकी रहस्यमयी आंखों में एक ऐसी कहानी थी जिसे पढ़ने के लिए मैं बेताब थी। पहली बार जब हमारी नजरें मिली, ऐसा लगा जैसे उसने मेरे अस्तित्व की परतों को चीरकर सीधे मेरी तड़प की गहराई में झांक लिया हो। उसकी मुस्कुराहट हमारे बीच साझा एक रहस्य थी, कुछ और होने का एक मौन वादा। जिस तरह वो एक शिकारी की तरह फुर्ती से चलता, दूसरों की मदद करते हुए उसकी मांसपेशियों का उभार, ये सब मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। दिन हफ्तों में बदल गए और नजरें लंबी होती गईं, मुस्कुराहटें अधिक अंतरंग होने लगीं। हमारे बीच का तनाव गाढ़ा होने लगा, तूफान से पहले की नमी की तरह जिसे महसूस किया जा सकता था। आरव की नजरों में ऐसा कुछ था जो मुझे खूबसूरत चाहत के हकदार महसूस कराता था। यह एहसास मुझे सालों से नहीं हुआ था। एक बरसात की दोपहर, कॉलेज भीड़ विरल हो गई और मैं खुद को जिम की शांत आगोश में पाया। बारिश ने खिड़कियों पर पानीदार चमक बिखेर दी थी और कमरा ढलते दिन के उजाले से मध्यम रोशन था। आरव और मैं उस विशाल जगह में एकमात्र आत्माएं थे, बारिश की गूंज से घिरे हुए। हमने किताबों, कविताओं और सुंदरता की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में बातें की। उसकी आंखें मेरी आंखों में तलाशती रहीं और उनकी गहराई में मैंने अपनी ही इच्छाओं का प्रतिबिंब देखा। बातचीत अधिक अंतरंग होती गई और बिना किसी चेतावनी के हवा अकथ्य तनाव से चटखने लगी। मैं जानती थी कि अगर मैं नहीं गई तो खो जाऊंगी। उस रात बारिश की रिमझिम के साथ मैं एक बेचैन नींद में सोई और मैंने उसके हाथों के सपने देखे, मजबूत और कोमल, मेरी आत्मा की रेखाएं टटोलते हुए। अगले दिन मैं उत्सुकता से धड़कते दिल के साथ जिम लौटी। आरव वहां था, उसकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह रहस्यमयी थी। उसकी छेड़खानी अधिक साहसिक हो गई, उसकी निगाहें अधिक ठहराव वाली। वो ज्वाला था और मैं पतंगा, उसकी पेशकश की गर्मी की ओर आकर्षित। एक शाम राजीव के साथ विशेष रूप से बुरी झगड़े के बाद मैं घर से बाहर निकली। बारिश मेरी त्वचा पर ठंडी थप्पड़ की तरह पड़ रही थी। मैं खुद को आरव के दरवाजे पर पाया, भीगी हुई और ठंड से कहीं अधिक कांपती हुई। उसने मुझे अंदर लिया। उसकी आंखों में एक जानकारी भरी गर्माहट थी जिसने मेरे दर्द के नंगे किनारों को शांत किया। उस रात तूफान बाहर भीषण था और हमारे भीतर भी। हमने ज्यादा बात नहीं की, शब्द अनावश्यक थे, हमारे शरीरों ने बात की। जुनून धीमा, धधकता हुआ और अनकही इच्छाओं से भरा हुआ था। उसका स्पर्श कविता जैसा था, एक कोमल स्पर्श जिसने मेरी त्वचा को रोशन कर दिया। बाहर की बारिश हमारे सिम्फनी का हिस्सा लग रही थी, हमारे गुप्त नृत्य की एक उदास रागिनी। जब सुबह हुई तो अपराध बोध मुझ पर ज्वार की लहर की तरह छा गया। क्या ये प्यार था या एक प्रेम विहीन विवाह की बेड़ियों से भागने का एक क्षणभंगुर मार्ग? मैं उसकी बाहों में पड़ी रही, उसकी आगोश की सुकून और अपने जीवन की कड़वी हकीकत के बीच फटी हुई। अगले दिन अपराध बोध और लालसा का उथल पुथल भरा समय था। हर बार जब मैं आरव को देखती, मुझे एक ऐसा रोमांच महसूस होता जो भयावह और रोमांचक दोनों था। उसकी निगाहें अधिक तीव्र होती गईं, उसका स्पर्श अधिक जरूरी। और फिर भी मैं इसे खत्म करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मेरी दोस्त नेहा, जो हर चीज को भांप लेती है, ने मुझ में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती थी। उसने धुंधला आईलाइनर और हल्के सूजे होंठ देखे, उस आदमी की सूक्ष्म खुशबू जो मेरा पति नहीं था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी दोस्ती मेरी भावनाओं के तूफान के बीच एक मौन शरण स्थली बन गई। राजीव मेरे दिल में चल रहे तूफान से बेखबर रहा। उसकी आंखें स्प्रेडशीट और स्क्रीन पर चिपकी रहती, उसका दिमाग डेडलाइन और डीलों का भूल भुलैया। हमारी बातचीत शिष्ट स्वीकृति और बेमन से मुस्कुराहटों का नाच बन गई थी, शादी का एक मुखौटा। एक शाम जब मैं कॉपियां चेक कर रही थी, मेरे विचार आरव की ओर भटक गए। उसका स्पर्श, उसकी मुस्कान, उसकी प्यारी बातें जो मेरी आत्मा के खोखले कमरों में गूंज उठती थीं।
मुझे अपने भीतर एक गर्माहट फैलती महसूस हुई, एक ऐसा एहसास जो मुझे इतने समय से नहीं हुआ था, और मुझे एहसास हुआ कि मैं शिक्षा की एकरस दुनिया में जी रही थी, कक्षा से परे जीवन की जीवंतता की तड़पती हुई। मेरे मन में घंटी बजी गुजरते समय की कठोर याद दिलाती। घड़ी की सुइयां, जो कभी मेरी स्थिर साथी थीं, मेरे ठहरे अस्तित्व की कठोर आलोचक बन गई थीं। हर टिक टिक मेरे द्वारा लिए गए फैसलों की, समय की रेत में खो चुके पलों की एक उपहासपूर्ण याद दिलाती। नेहा का स्थानीय कैफे में एक कविता पाठ का निमंत्रण उदासी में एक किरण की तरह था। मैंने स्वीकार कर लिया, अपनी उथल पुथल भरी सोच से ध्यान भटकाने के लिए उत्सुक। कैफे गर्म रोशनी और नरम तकियों का एक आरामदायक घोंसला था। हवा में उबलती कॉफी की खुशबू और मध्यम आवाजों की सरसराहट भरी हुई थी। कवियों ने मंच संभाला, उनके शब्द प्यार, नुकसान और लालसा की एक ऐसी चित्रकारी बुन रहे थे जो मेरी अपनी उथल पुथल भरी यात्रा को दर्शाती प्रतीत होती थी। जैसे ही अंतिम कवि ने अपना पाठ समाप्त किया, कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों के बीच मुझे अपने कंधे पर एक हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो आरव वहां खड़ा था, एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता और आंखों में आश्चर्य भरा भाव। मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ होंगी? हमारी नजरें मिली और एक पल के लिए हमारे आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई। कैफे, कवि, बाहर की बारिश, बस हम दोनों थे, तूफान के केंद्र में खड़े। वो झुका, उसकी सांस मेरे कान में एक फुसफुसाहट थी। अनुष्का, मुझे तुम्हें देखना है, आज रात, जिम के बाद। जिम, हमारी गुप्त शरण स्थली। मेरा दिल अवैध रोमांच से धड़क उठा। मैंने सिर हिला दिया, शब्द बनाने में असमर्थ, और वो भीड़ में गुम हो गया। बाद के घंटे पढ़ाने, चेक करने और अपनी अगली क्लास की तैयारी करने का एक धुंधला सा समय थे। फिर भी मेरा दिमाग कहीं और था, आरव के विचारों में खोया हुआ। बारिश थम गई थी, लेकिन हमारी साथ बिताई रात की याद एक मीठी खुशबू की तरह हवा में लटकी रही, मुझे और के वादे से लुभाती हुई। जैसे ही दिन की अंतिम घंटी बजी, मैं खुद को जिम की ओर भागते हुए पाई। मेरा दिल सीने में धड़क रहा था। बारिश से भीगी सड़कें शहर की नियॉन रोशनी को दर्शा रही थीं, फुटपाथों पर एक अवास्तविक चमक बिखेरते हुए। जिम खाली था, उपकरण मेरे आने वाले फैसले के मूक गवाह बने हुए। आरव मेरा इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें इच्छा से गहरी हो गई थीं। हमने बात नहीं की, इसके बजाय हम ऐसे हिले जैसे भाग्य ने हमें निर्देशित किया हो। हमारे चुंबन जरूरी थे, हमारे हाथ भूखे थे। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए थे, बाहरी दुनिया को भूलकर। हमारा रिश्ता छाया में बढ़ने लगा, चोरी के पलों से सींचा गया एक गुप्त बगीचा। हम उसके अपार्टमेंट में मिलते, उसकी खुशबू से भरी एक जगह, एक ऐसी जगह जहां हम आजाद हो सकते थे। वहां हमने अपने गहरे विचार, अपने डर और अपनी आशाएं साझा की। वह मुझे उस तरह समझता था जैसे राजीव ने कभी नहीं समझा था। वह प्रोफेसर के पीछे की औरत को जानता था, वो औरत जो प्यार और जुनून के लिए तरसती थी। हर चुराए गए चुंबन, हर फुसफुसाए गए रहस्य के साथ अपराध बोध भारी होता गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी उपन्यास की पात्र हूँ, अपनी ही बनाई प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई। फिर भी मैं स्वर्जित किताब के पन्ने फाड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। एक शाम, जब हम उसके बिस्तर में उलझे हुए पड़े थे, आरव ने वे शब्द कहे जिन्होंने मेरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। अनुष्का, मुझे लगता है हमें उन्हें बता देना चाहिए। इस तरह जीना ठीक नहीं। मैं जम गई, शब्द हवा में बर्फ के टुकड़ों की तरह झूल रहे थे। किसे बताएं? मेरे छात्रों, सहकर्मियों और सबसे महत्वपूर्ण, राजीव के हमारे बारे में जानने का विचार मेरी रीढ़ में सहरन पैदा कर गया। मैं जानती थी कि जब ये जिन बोतल से बाहर आएगा तो उसे वापस रखना असंभव होगा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मेरी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। आरव ने एक कोहनी के बल खुद को ऊपर उठाया, मुझे गंभीर आंखों से देखते हुए। मेरा मतलब है, हमें अपने जीवन साथियों को बता देना चाहिए। ये उनके साथ या हमारे साथ न्याय नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। अनुष्का, हमारे बीच जो है वो असली है और उसे दिन के उजाले में स्वीकार किए जाने का हक है। मेरा दिल धड़कने लगा। इकबालिया बयान देने का विचार डरावना था, लेकिन वो सही था। इस दोहरे जीवन को जीते रहना, धोखे और इच्छा के इस नृत्य को जारी रखना न्यायपूर्ण नहीं था। फिर भी आरव को खोने का डर मेरे पेट में एक गांठ की तरह था जो हर सांस के साथ कसती जा रही थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, मेरा गला सूखा हुआ था। ठीक है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? उसने मेरा हाथ लिया, उसका स्पर्श आश्वस्त करने वाला। हम इसे साथ मिलकर करेंगे। हम उन्हें बैठाकर सब कुछ बता देंगे। शायद तब हम समझ पाएं कि हमारे लिए आगे क्या है। अगले दिन मैं राजीव के घर आने का इंतजार करने लगी। मेरी नसें एक पुराने किताब के पन्ने की तरह घिसी हुई थीं।
घर में डरावनी शांति थी। केवल हॉल में लगी दादाजी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। जब वो अंततः अंदर आया तो मैं उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें देख सकती थी। उसके ब्रीफकेस का वजन सामान्य से अधिक लग रहा था। कांपते हाथों से मैंने उसे एक ग्लास विस्की दी, उसकी पसंदीदा। उसने बिना मेरी ओर देखे उसे ले लिया। उसकी आंखें अब भी उसके फोन की स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। राजीव, हमें बात करनी है, मैंने शुरुआत की। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने ऊपर देखा, हैरान। क्या हुआ अनुष्का? मैंने एक गहरी सांस ली। आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार किया। मैं किसी और को देख रही हूँ। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वो बहरा कर देने वाला था। हवा गाढ़ी हो गई, तनाव स्पष्ट महसूस हो रहा था। उसने गिलास नीचे रखा। उसका हाथ कांप रहा था। क्या? कौन? उसका नाम आरव है, मैंने कहा। शब्द जीभ से निकलते हुए पत्थरों की तरह भारी लगे। वो जिम ट्रेनर है, हम करीब आ गए हैं। राजीव की आंखें मेरी आंखों में तलाश करती रहीं, झूठ का एक संकेत, मेरे इकबालिया बयान को खारिज करने का एक कारण ढूंढने के लिए। लेकिन उसे सिर्फ सच दिखा, उसके सामने नंगा पड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कसती और खुलती रहीं। ये कब से चल रहा है? उसने गुस्से से पूछा। कुछ महीनों से, मैंने कबूल किया। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक नहीं है राजीव। मुझे उसके साथ कुछ ऐसा मिला है जो मुझे तुम्हारे साथ लंबे समय से महसूस नहीं हुआ। कुछ ऐसा जो मुझे फिर से जीवित महसूस कराता है। शब्द हवा में ठहर गए। हमारी प्रेम विहीन शादी के केंद्र में फेंका गया एक ग्रेनेड। विस्फोट अपरिहार्य था। राजीव की आंखें संकरी हो गईं। उसका जबड़ा भिंच गया। तुम घिनौनी हो, उसने थूकते हुए कहा। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने जवाब दिया। मैंने ये अपने लिए किया। सालों में पहली बार मैं जीवित प्यार करने लायक और सराही गई महसूस करती हूँ। और मुझे खेद है, लेकिन मैं इसे अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती। हमारी शादी लंबे समय से मर चुकी है और मुझे लगता है हम दोनों इसे जानते हैं। जो झगड़ा हुआ वो क्रूर था, शब्दों की एक लड़ाई जिसने हम दोनों को जख्मी और खून से सना दिया। आरोप और प्रत्यारोप हवा में भर गए, हमारे कभी खूबसूरत मिलन के अंतिम अवशेषों को चकनाचूर करते हुए। जब ये खत्म हुआ तो हम अपनी शादी के मलबे में बैठे थे। चुप्पी हमारे टूटे वादों के टुकड़ों की तरह ठंडी थी। बात के दिन आंसू, गुस्से और पछतावे का एक धुंधला सा समय थे। मैं बाहर निकल गई, एक छोटे से अपार्टमेंट में शरण ली जो मेरे दिल की तरह खाली लगता था। मैंने नेहा के फोन नहीं उठाए, उसकी आंखों में नजर आने वाले फैसले का सामना करने में असमर्थ। जिम अब शरण स्थली नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र बन गया था, एक ऐसी जगह जहां मुझे अपने रहस्य को जानने वालों की फुसफुसाहट और घूरती निगाहों का सामना करना पड़ता था। आरव मेरे उथल पुथल भरे अस्तित्व में एक स्थिरांक था। उसकी उपस्थिति मेरे टूटे जीवन के ताज़ा जख्म पर मरहम की तरह थी। हम हर शाम मिलते, उसकी बाहें सांत्वना की गढ़ थीं, प्यार की उसकी फुसफुसाहटें मेरी आत्मा पर लगी मरहम थीं। फिर भी जैसे जैसे हम करीब आते गए, मैं इस एहसास को नहीं हिला पा रही थी कि मैंने एक गंभीर गलती की है, कि मेरे कार्यों ने एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर दी थी जिसे मैं कभी वापस नहीं मोड़ सकती थी। एक रात जब हम आपस में गुथे हुए थे, आरव ने अपने स्वयं के इकबालिया बयान के बारे में बात की। उसकी पत्नी निशा ने खबर सुनकर एक ऐसी वीरता भरी शांति दिखाई जिसने उसे विचलित कर दिया। उसने संकेत देखे थे, जिस तरह उसकी आंखों की चमक घर की बात करते समय फीकी पड़ जाती थी, उसके स्पर्श में दूरी आ गई थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था, उसके साफ साफ आने का इंतजार करना चुना था। हमें तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, अनुष्का, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका हाथ मेरे बालों को सहलाता हुआ। अगर हम साथ रहने वाले हैं तो हमें इसे सही तरीके से करना होगा। कोई और छिपना नहीं, कोई और झूठ नहीं। हमें अपने फैसलों के नतीजों का सामना करना होगा और कुछ वास्तविक बनाना होगा। उसके शब्दों का वजन मुझ पर एक भारी चोगे की तरह टिक गया। क्या मैं अपने पुराने जीवन की सुरक्षा को पीछे छोड़कर आरव के साथ एक नया जीवन बनाने के लिए तैयार थी? क्या मैं समाज के क्रोध, दोस्तों और परिवार के फैसले का सामना करने के लिए तैयार थी? उस प्यार के लिए जो इतनी तीव्रता से जलता था कि मुझे भस्म करने की धमकी देता था? अगले हफ्ते तलाक के कागजात और वकीलों के साथ गर्मजोशी से भरी बातचीत का एक चक्रव्यूह थे। राजीव बाहर निकल गया था, मुझे एक ऐसी शादी की कड़वी हकीकत का सामना करने के लिए छोड़कर जो धूल में मिल चुकी थी। हमारी बातचीत ठंडे गणनापूर्ण व्यावसायिक लेन देन तक सिमट गई थी, संपत्ति का बंटवारा और सीमाओं का निर्धारण। नेहा, ईश्वर उसे आशीर्वाद दे, इस पूरी परीक्षा में मेरी सहारा रही थी। उसने मुझ में बदलाव देखा था और मेरे पक्ष में खड़े होने का चुनाव किया था, एक सुनने वाला कान और रोने के लिए एक कंधा देती हुई।
उसने निर्णय नहीं किया, उपदेश नहीं दिया। वो बस वहां थी, एक ऐसी दुनिया में दोस्ती की एक किरण जो अचानक इतनी अंधेरी लगने लगी थी। जैसे ही अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर हुए, मैं खुद को अपने जीवन के चौराहे पर खड़ी पाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते पर मैंने चलना चुना था वो एक असफल विवाह और एक प्रेम प्रसंग के मलबे से अटा पड़ा था, जो एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुआ था लेकिन दहाड़ में बदल गया था। आरव और मैंने एक यात्रा करने का फैसला किया, शहर की ताक झांक करने वाली आंखों से बचने और प्रकृति की शांत आगोश में खुद को ढूंढने का एक मौका। हमने घंटों गाड़ी चलाई, जब तक गगनचुंबी इमारतें लहरदार पहाड़ियों में नहीं बदल गईं और ट्रैफिक का कोलाहल पक्षियों की मधुर चहचहाहट से प्रतिस्थापित नहीं हो गया। हमने जिस कुटिया को किराए पर लिया था वो एक छोटे से गांव के दिल में बसी हुई थी, हरी भरी हरियाली और पास की धारा की सुखदायक आवाज से घिरी हुई। एक पल के लिए जैसे ही हम अंदर कदम रखे, मैंने खुद को ये विश्वास दिलाने दिया कि यही वो है, एक नए अध्याय की शुरुआत। लेकिन अतीत की छायाएं आपका पीछा करने का एक तरीका जानती हैं, चाहे आप कितनी ही दूर क्यों ना भाग जाएं। हर बार जब आरव मुझे उन गंभीर आंखों से देखता, मैं उसकी नज़र में दर्द देखती, उस जीवन का बोझ जिसे हमने पीछे छोड़ दिया था। उसका अपराध बोध एक जीवित सांस लेने वाला प्राणी था, हमारे रिश्ते में एक तीसरा व्यक्ति जिसे भगाने का तरीका न तो हम में से किसी को आता था। एक शाम जब हम चिमनी के पास बैठे थे, चूल्हे की चटखने की आवाज शांत कुटिया में एकमात्र ध्वनि थी, आरव ने मेरा हाथ लिया। मैं ये नहीं कर सकता अनुष्का, उसने कहा, उसकी आवाज भावना से भरी हुई। मैं जो कुछ हमने किया है उसके अपराध बोध के साथ नहीं रह सकता। निशा मेरे बच्चे की माँ है और मैं बस एक छोटे से रोमांच के लिए इसे फेंक नहीं सकता। ये ठीक नहीं है, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि ये हम दोनों को बर्बाद कर दे। शब्दों ने मुझे एक भारी हथौड़े की तरह मारा, उस नाजुक भ्रम को चकनाचूर करते हुए जो मैंने हमारे आसपास बनाया था। मैं जानती थी कि वो सही था, कि हमारा प्यार हताशा और अकेलेपन की देन था, एक चिंगारी जो एक अनियंत्रित ज्वाला में बदल गई थी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया था। मैंने सिर हिलाया, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं जो गिरने से इनकार कर रहे थे। मैं समझती हूँ, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज चिमनी की चटखने की आवाज से बमुश्किल सुनाई दे रही थी। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वो दर्द की एक सिम्फनी थी, हर पल एक नोट जो मेरी आत्मा की गहराई में गूंज उठा। हमने रात का बाकी समय एक दूसरे की बाहों में बिताया, उस प्यार को एक मौन विदाई जो हमें सबसे असंभावित जगहों में मिला था। अगली सुबह आरव जा चुका था, एक ऐसी खालीपन छोड़कर जो कुटिया में गूंजती प्रतीत होती थी। खालीपन स्पष्ट था, उस खोखलेपन की याद दिलाता हुआ जो मैंने उससे पहले महसूस किया था, अब उसकी गर्माहट की अनुपस्थिति से और बढ़ गया था। शहर वापसी की ड्राइव विंड स्क्रीन पर बारिश की बूंदों और उसके अंतिम शब्दों की गूंज का एक धुंधला सा समय थी। ये अलविदा नहीं, बाद में मिलते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि ये एक झूठ था जो हमने खुद को दर्द को कम करने के लिए बताया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, हमारे अलगाव की चुभन मंद पड़ गई, एक ताज़ा जख्म के बजाय एक निशान बन गई। मैंने खुद को अपने काम में झोंक दिया, मृत कवियों के शब्दों और अपने छात्रों की उत्सुक आंखों में खो जाती हुई। जिम एक जेल बन गया था, इसलिए मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, फुटपाथ पर मेरे पैरों की थपथपाहट की लय एक छोटी सी राहत देती हुई। एक दिन जब मैं पार्क में दौड़ रही थी, मुझे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। ये नेहा थी, एक बेंच पर बैठी हुई, उसकी आंखें रोने से लाल थीं। मैं रुकी, हांफते हुए और चिंतित। क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरा हाथ उसे सांत्वना देने के लिए बढ़ा। जब उसने बात की, इसकी आवाज कांप रही थी। ये आरव है। मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसका क्या हुआ? वो मर गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई। जिम में एक दुर्घटना हो गई, वो फिसला और उसका सिर टकरा गया। ये तत्काल था। मेरे आसपास की दुनिया नियंत्रण से बाहर घूमने लगी। हवा गीली मिट्टी की खुशबू और उसके शब्दों के वजन से भारी हो गई। आरव, वो आदमी जिसने मेरी एक रंग दुनिया में रंग भर दिया था, जिसने मुझे फिर से जीवित महसूस कराया था, चला गया था। विडंबना मुझसे छिपी नहीं थी। आरव की मृत्यु की खबर ने कॉलेज में सनसनी फैला दी। उसका युवा जीवन समाप्त हो गया था। शोक करने वालों की एक कतार छोड़ गया था, जो उसे अपने प्रोफेसर, उनके ट्रेनर, उनके दोस्त और मेरे लिए उस प्रेमी के रूप में जानते थे, जिसे कबूल करने का मुझमें कभी साहस नहीं हुआ। मैंने उसके अंतिम संस्कार में भाग लिया। मेरा दिल मेरे अकथित प्यार के वजन से भारी था। उसकी पत्नी निशा वहां थी, शोक के बीच ताकत का एक वीर स्तंभ। हमारी नजरें मिली और उस पल में वो जान गई। वो हमारे बारे में जानती थी, उस प्यार के बारे में जो हमारे जीवन की छाया में पैदा हुआ था। मोड़ तब आया जब कुछ दिनों बाद मुझे अपने अपार्टमेंट में एक पैकेज मिला।
ये आरव से था जिस पर दुर्घटना से एक दिन पहले की डाक मार्क थी। अंदर मुझे एक यूएसबी ड्राइव और एक पत्र मिला। पत्र में मेरे लिए उसके प्यार, उसके द्वारा किए गए दर्द के लिए उसका अफसोस और हमारे साथ के भविष्य की उसकी उम्मीद की बात की गई थी। यूएसबी में उसकी एक वीडियो थी जिसमें वो मेरे लिए लिखी गई एक कविता पढ़ रहा था, उसके प्यार की घोषणा, जुनून और ईमानदारी से भरे जीवन का वादा। लेकिन कहानी में जो मोड़ था वो मुझे जमीन पर गिरा देने वाला था। वीडियो में आरव सीधे कैमरे में देख रहा था, उसकी आंखें प्यार और दुख के मिश्रण से भरी हुई। अनुष्का, उसने शुरू किया, मुझे पता है तुम ये देख रही हो और मुझे खेद है कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देता है। स्क्रीन टिमटिमाई और मैंने निशा को फ्रेम में प्रवेश करते देखा। उसने उसका हाथ लिया, उसकी आंखें उसी प्यार और दुख से भरी हुईं जो मेरी थीं। अनुष्का, मैं हमारे बारे में जानती हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज स्पष्ट और शांत। आरव और मेरा एक समझौता था। दुनिया घूमना बंद कर दिया जब मैं उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। एक समझौता? ये कैसे हो सकता है? हम एक खुली शादी में थे, उसने जारी रखा। हम सहमत थे कि जहां भी खुशी मिले हम उसे ढूंढ लेंगे जब तक हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते, और हमने कभी नहीं पहुंचाई, अब तक नहीं। वीडियो समाप्त हो गया और कमरा स्थिर हो गया। सच ने मुझे एक मालगाड़ी की तरह टक्कर मारी, ये एहसास कि हमारा प्यार एक विश्वासघात नहीं था। हम दो खोई हुई आत्माएं थीं जो एक दूसरे को ढूंढ रही थीं।